स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस में। आज हम करेंगे तो TGT सोशल साइंस है उसकी प्रिपरेशन करते हुए अब हम करेंगे मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार है वो भी आपके अच्छे खासे जो मार्क्स है वो स्कोर करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो मौलिक अधिकार है, अगर आप जो मौलिक अधिकार है वो आपके जो जीके है उसमें भी आपसे पूछे जाते हैं उसके बारे में क्वेश्चंस। तो मैं आपको बता दूं, हम एनसीईआरटी जो बुक होती है हमें वो करनी ज़रूरी होती है, पर एनसीईआरटी बुक के साथ साथ उससे जुड़ी हुई जो अलग टॉपिक्स हैं उनको भी हमें साथ में कवर करते हुए चलना होता है। जैसे कि एनसीईआरटी बुक में आपको आर्टिकल्स नहीं दिए जाते हैं, अनुच्छेद नहीं बताए जाते हैं, पर आप जो भी पढ़ते हैं उसे आपको अनुच्छेदों से रिलेट करते हुए पढ़ते चलना है कि संविधान में ये बात कही गई है तो कौन से अनुच्छेद में कही गई है। तो इन चीज़ों को हमें देखना होगा क्योंकि आप क्या है TGT सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। तो यहाँ पर मैंने जितना भी सोर्स है जहाँ से कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पर ज़्यादातर कवर करने की कोशिश की है। तो आपके लिए वीडियो अच्छी रहेगी, अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मौलिक अधिकार, जैसे कि मौलिक अधिकार को अगर हम व्याख्या करते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं तो हम इन्हें मूल अधिकार कहते हैं, यानी कि जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं नागरिकों के लिए, उन्हें मौलिक अधिकार की श्रेणी दी गई है। मौलिक अधिकारों का विकास किस प्रकार से हुआ है, हम विश्व में देखेंगे कि मौलिक अधिकार का विकास किस प्रकार से हुआ है। फिर हम देखेंगे कि हमारे भारत देश में जो मौलिक अधिकार है उसका विकास किस प्रकार से हुआ है, यानी कि संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में किस प्रकार से मौलिक अधिकार को अपनाया गया है। अब भारतीय संविधान की बात आई है तो इसी से एक जो आपकी इम्पोर्टेंट बात है वो आपको कवर कर लेनी है कि जो मौलिक अधिकार है वो हमने USA से लिया है, यानी कि अमेरिका से लिया है। 1251 का जो वर्ष था उसमें जो इंग्लैंड है उसमें मैग्ना कार्टा के तहत क्या है मौलिक अधिकार पर विचार किया गया था। अब मैग्ना कार्टा क्या होता है, हमारे भारतीय संविधान में भी जो मौलिक अधिकार है उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी कि मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा जब भी किसी भी अधिकार के विषय में बात आती है तो उसे क्या है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ब्रिटेन में, यानी कि जो इंग्लैंड है उसमें क्या हुआ था, इंग्लैंड में सबसे पहले इंग्लैंड के जो राजशाही थे उन्होंने क्या किया था, अपने जो मजदूर थे, यानी कि इंग्लैंड में रहने वाले जो मजदूर थे उनके लिए कुछ अधिकार तय किए थे, अधिकार दिए थे, तो उसे मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो इसीलिए भारत में जो मौलिक अधिकार है, क्योंकि भारत के संविधान में क्या है जो अधिकार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अधिकार मौलिक अधिकार है, इसलिए जो मौलिक अधिकार है उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जब भी कहीं पर भी अधिकारों की बात आती है तो मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को कहा जाता है और मौलिक अधिकार भाग 4 में उसकी व्याख्या की गई है। तो इंग्लैंड में 1251 के वर्ष में इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा से क्या है मौलिक अधिकारों पर विचार किया गया था। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, तो उसमें भी क्या है संविधान में ये जो मौलिक अधिकार है उन्हें शामिल किया गया था। इसके बाद अगर हम अमेरिका का देखें तो अमेरिका में क्या है 1791 ईस्वी में जो संविधान संशोधन करके उसमें मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। अब हमने विश्व की बात कर ली है, अब हम अगर अपने भारत की बात करें कि भारत में किस प्रकार से जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें शामिल किया गया संविधान में, तो उसमें सबसे पहले हमारा 1928 में जो मोतीलाल नेहरू समिति है उन्होंने अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग की थी सबसे पहले। तो इसका मतलब अगर मौलिक अधिकार की शुरुआत देखी जाए तो मोतीलाल नेहरू समिति 1928 जो थी उसमें अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग की गई, उसी से मौलिक अधिकार की मांग उठी थी। इसके बाद अगर देखी जाए तो 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था भारत में, क्योंकि अधिवेशन होते थे उस समय, तो कराची अधिवेशन की मुख्य बात क्या थी, वहाँ पर जो कांग्रेस थी, क्योंकि कांग्रेस अधिवेशन होते थे, तो जो कांग्रेस थी उसने घोषणा पत्र की मांग की और उसमें जो मौलिक अधिकार है उसकी मांग की गई थी उस घोषणा पत्र में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपका कवर हो रहा है कि जो कराची अधिवेशन है उसका अध्यक्ष कौन था, तो वो थे वल्लभ भाई पटेल। और ये कब हुआ था, 1931 में हुआ था। इसमें घोषणा पत्र की मांग की गई थी जिसके अंतर्गत मूल अधिकार की मांग की गई थी। और मौलिक अधिकार को मूल अधिकार कहा जाता है। और इसका प्रारूप, यानी कि इसका फॉर्मेट किसने तैयार किया, इसका फॉर्मेट किसने प्रस्तुत किया, तो इसका फॉर्मेट प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद हमारे
इसके बाद 1945 ईस्वी में जो तेज बहादुर सप्रू की रिपोर्ट में जो भारतीय संविधान है उसमें मूल अधिकारों को शामिल करने की बात कही गई थी। तो अगली बार जो मूल अधिकार है उसको लेकर 1945 में बात छिड़ी थी और अंत में यानी कि किसके द्वारा जो मौलिक अधिकारों को शामिल किए गए, तो अंत में जो परामर्श समिति है और उप समिति है उन्होंने क्या किया, उनकी सिफारिशों के आधार पर मौलिक अधिकारों को शामिल कर लिया गया भारतीय संविधान में। तो ये प्रक्रिया रही थी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की। अब हम देखेंगे कि जो भारत है उसमें मौलिक अधिकारों की क्या स्थिति है। स्थिति का मतलब यहाँ पर है कि संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मौलिक अधिकार है उसकी क्या स्थिति है, कौन से अनुच्छेद में आता है, कौन से भाग में आता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो संविधान का जो भाग 3 है आपको ध्यान रखना है, वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यानी कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। मौलिक अधिकार लिखा हुआ दिया जा सकता है, या फिर मैग्ना कार्टा लिखा हुआ दिया जा सकता है, या फिर मूल अधिकार दिया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार हमारा भाग 3 में दिया गया है। और अगर अनुच्छेद की बात की जाए कहाँ से लेकर कहाँ तक मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है, तो आर्टिकल 12 से 35 तक जो है वो मौलिक अधिकारों की वहाँ पर व्याख्या की गई। यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बता ही दिया था कि जो अमेरिका है उसके संविधान से ही, अमेरिका से ही क्या है, भारत ने मौलिक अधिकारों लिए हैं। अब जो भाग 3 है उसे किस किस नाम से जाना जाता है? भारत का जो संविधान में भाग 3 है वह है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके साथ साथ भाग 3 को क्या है, अधिकार पत्र भी कहा जाता है। 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो भारत का मैग्ना कार्टा और दूसरा अधिकार पत्र। इन नामों से भाग 3 जाना जाता है। ये 2 नाम है, आपको ध्यान रखने हैं। या फिर मूल अधिकार भी कहा जा सकता है। भारत में जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा का जो दायित्व है वह उच्चतम न्यायालय को दिया गया है, या फिर उच्च न्यायालय को उसको दिया गया है। इसका मतलब है अगर भारत में किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों पर का हनन होता है तो वह सीधे क्या है, उच्च न्यायालय में जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अब हम देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार है उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण देखें तो संविधान निर्माण के समय, यानी कि जब संविधान का निर्माण हुआ था भारत के, उस संविधान में भारत यानी जो शुरुआती संविधान था भारत का, क्योंकि बाद में आकस्मिक संशोधन होकर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो स्टार्टिंग वाले संविधान में जो भारत का 7 मूल अधिकार थे, यानी कि 7 मौलिक अधिकार थे। परंतु अगर अब वर्तमान में देखें तो केवल 6 मौलिक अधिकार ही रहे हुए हैं हमारे। अब ये जो 7वां मौलिक अधिकार यानी कि संपत्ति का जो अधिकार था हमारा 1978 के तहत, 1978 जो वर्ष था उसमें क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या है, इसे हटा दिया गया था। क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार है इसके तहत क्या था, कोई भी व्यक्ति कितनी भी संपत्ति रख सकता है, तो इसे जरूरी नहीं समझा गया और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्योंकि मौलिक अधिकार पर कोई भी उसका हनन नहीं कर सकता है, इसलिए क्या है, इसे हटाकर एक कानूनी अधिकार ही बना दिया गया। और इसकी जो संपत्ति का जो अधिकार है यह 12 संविधान के 12 भाग में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत क्या है, कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं यहाँ पर दिए गए हैं, और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर बताया गया है, आपको याद रखना है कि कौन सा अधिकार कहाँ से लेकर कहाँ तक के अनुच्छेद में व्याख्या की गई है, यानी कि उसका आर्टिकल कहाँ से लेकर कहाँ तक आर्टिकल में उसकी व्याख्या की गई है, वो हमें याद रखना है। तो आपको एक काम करना है, सीरियल वाइज इसको याद कर लेना है, यानी कि जो क्रमबद्ध ढंग से आपको याद कर लेना है कि समता का अधिकार पहला है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और 6ठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चाहे तो आप कैसे भी याद करिए, ट्रिक बनाकर याद करिए, फिर कैसे भी करिए, क्योंकि अगर आप इसे ऐसे इस तरीके से सीरियल वाइज याद कर लेंगे तो आपके जो अनुच्छेद है ये भी क्या सीरियल वाइज है, तो आप भूल भी जाएंगे तो आपको आ जाएगा। तो इसलिए आप क्या है, इसे क्रमबद्ध ढंग से ही याद करिए। तो समता का जो अधिकार है उसकी व्याख्या अनुच्छेद 14 से 18 में की गई है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसकी व्याख्या 19 से 22 जो अनुच्छेद है उसमें की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की जो व्याख्या है वो 23 से 24 अनुच्छेद में की गई है, यानी कि हर अनुच्छेद में इसके बारे में अलग बातें बताई गई हैं और कुछ उपबंध भी लगाए गए हैं।
इसके साथ साथ हम एक एक करके सबकी पूरी अच्छे से व्याख्या करते हुए पढ़ेंगे, हर अधिकार को एक्सप्लेन करते हुए करेंगे। और धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 25 से 28 में इसकी व्याख्या की गई है। संस्कृति और जो शिक्षा का अधिकार है उसकी व्याख्या अनुच्छेद 29 से 30 में की गई है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसकी व्याख्या अनुच्छेद 32 में की गई है। तो आपको ये याद रखने हैं। 31 जो था, अनुच्छेद 31, वो क्या था, संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटा दिया गया है अब, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये गैप यहाँ पर हमें नजर आता है। अब जैसा कि 12 से 35 तक के अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है संविधान की, तो 14 से क्या है, 14 से हमारे अधिकारों की व्याख्या शुरू हो जाती है। पर जो 12 और 13 जो अनुच्छेद है उसमें क्या बताया गया है वो भी पता होना चाहिए। तो जो अनुच्छेद 12 है उसके अंतर्गत क्या है हमें बताया गया है, अनुच्छेद 12 भाग 3 संविधान का, उसमें हमें एक शब्द मिलता है राज्य, यानी कि इसमें बताया गया है कि जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जहाँ पर भी राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है उसे परिभाषित किया गया है कि यहाँ पर जो राज्य शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पर राज्य जो है भारत के लिए प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ अब हम देखेंगे अनुच्छेद 13। जो अनुच्छेद 13 है उसमें घोषणा की गई है कि जो मौलिक अधिकार है यानी कि मूल अधिकार है वह असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली कोई भी विधियां नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा कानून नहीं है, कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो मौलिक अधिकारों को असंगत कर सके या फिर उनका अल्पीकरण कर सके। अल्पीकरण मतलब कम करना, ना तो उन्हें हटाया जा सकता है पूरी तरीके से, ना ही उनका अल्पीकरण किया जा सकता है। तो ये इसकी व्याख्या अनुच्छेद 13 में की गई है। तो इस तरीके से जो अनुच्छेद 13 है वह यह घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, यानी कि संविधान संशोधन कोई भी ऐसा कानून नहीं है, इसलिए इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इसी पर आपको एक जो केशवानंद भारती मामला है उसे याद रखना है कि जो उच्चतम न्यायालय है उसने केशवानंद भारती मामले में, ये कब हुआ था, 1973 में हुआ था। इसमें केशवानंद भारती मामले के तहत जो उच्चतम न्यायालय है उसने क्या कहा था कि जो मूल अधिकार है उसको हनन करने के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है, यानी कि अगर कभी भी जो मौलिक अधिकारों का हनन होता है, किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो क्या है, संसद तक को चुनौती दी जा सकती है। यानी कि संसद अगर कोई ऐसा कानून बना देती है जिससे मौलिक अधिकार का हनन होता है किसी व्यक्ति के, तो उस कानून को भी क्या है, उस कानून को भी चुनौती दी जा सकती है, संसद को भी चुनौती दी जा सकती है। ये केशवानंद भारती मुकदमे के अंतर्गत ये बात उच्चतम न्यायालय ने कही थी। और यदि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित भी किया जा सकता है, ये बात कही थी। ये मौलिक अधिकार का पहला जो है समानता का अधिकार वो हम करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था हम एक एक करके अच्छे से उसकी व्याख्या करते हुए करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्योंकि समानता का जो अधिकार है उसके अंतर्गत आप देख रहे हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक है, तो हर एक अनुच्छेद को देखते जाएंगे अच्छे से और इसके जो अपवाद हैं हर अनुच्छेद के वो भी करते जाएंगे। अगर हम राजनीतिक विज्ञान कर रहे हैं तो उसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अगर हम कोई विषय पढ़ते हैं तो उसका जो आर्टिकल है संविधान में उसकी व्याख्या कहाँ पर की गई है वो भी हमें याद करना होगा, क्योंकि अगर आपको टीजीटी सोशल साइंस के टीचर के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अनुच्छेद को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, हमें समझाने के लिए एक बेस है हमारा, पर हम ये नहीं कह सकते केवल एनसीईआरटी पढ़कर आपका क्लियर हो जाएगा। आपको बाकी जो सोर्स हैं उन्हें भी अच्छे से तैयार करना होगा, बाकी सोर्स से भी प्रिपरेशन करनी होगी। और यहाँ पर जहाँ से कवर हो सकता है मैंने सारी चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमने जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में अच्छे से इंट्रोडक्शन उसका कर लिया है कि किस प्रकार से उसका विकास होता है, किस प्रकार से जो मूल अधिकार है वो कहाँ पर उनका वर्णन किया गया संविधान में, किस प्रकार से उसका वर्गीकरण किया गया है, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में उसकी व्याख्या की गई है, तो सारी बातें हमने जान ली है। अब हमें देखना है, आज हम करेंगे समता का जो अधिकार है उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसका अनुच्छेद 14 से 18 में इसकी व्याख्या की गई है। तो 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे के सारे जो अनुच्छेद हैं उनमें अलग अलग बातें कही गई है। तो कौन कौन सी बातें कही गई है वो सारी बातें हमें देखनी होगी, और इनके ऊपर कौन कौन से उपबंध लगाए गए हैं वो भी हमें देखने होंगे। तो देखिए, समता का जो अधिकार है, समता का मतलब होता है समानता, इसे समानता का अधिकार भी कहा जाता है। तो समता का अधिकार यानी कि सबको समान अधिकार प्रदान करना, इसके तहत ये बात आती है।
अब हमें जो अनुच्छेद 14 है उसके तहत क्या बात कही गई है वो हम देखते हैं। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात कही गई, यानी कि विधि मतलब कानून, कानून के समक्ष, कानून के सामने सबके सब समान हैं, यानी कि कोई भी अमीर गरीब, उच्च वर्ग का नीच वर्ग का, काला गोरा कोई भी नहीं है, यानी कोई फर्क नहीं करेगा कानून। जो कानून के समक्ष सबके सब समान है, कोई भी व्यक्ति चाहे वह न्यायालय में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, सबके लिए एक समान ही निर्णय लिया जाएगा, जो सजा होगी वही उसको दी जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर ये है। दूसरा वाला जो यहाँ पर बात कही गई है विधियों के समान संरक्षण की, तो इसमें आता है कि जो विधि कानून के द्वारा कोई भी अगर अधिकार दिया जाता है, विशेषाधिकार प्रदान किया जाता है या फिर अधिकार या फिर अध्यारोपित दायित्व दिए जाते हैं, तो इन सब में क्या है, समानता होगी, यानी कि किसी के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा और समान कानून के अंतर्गत क्या है, सभी के सभी व्यक्ति समान होंगे। तो ये इन दोनों में फ़र्क है, विधि के समानता में और विधियों के समान संरक्षण में। तो ये बात अनुच्छेद 14 में कही गई है। अब इसके ऊपर क्या है, कुछ उपबंध भी लगे हैं। इससे पहले हमें देखना है कि जो विधि के समक्ष समानता है, ये जो विचार है कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटिश मूल का विचार है, यानी कि ब्रिटिश जो है वहाँ से लिया गया है। और विधियों के समान संरक्षण की जो बात है वो अमेरिका से ली गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए इस पे कुछ उपबंध है, कुछ अपवाद लगे हुए हैं, यानी कि ये समता का जो अधिकार है इसके अंतर्गत जो बातें कही गई है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत वो सबके लिए समान है, पर इस पर भी कुछ अपवाद है, यानी कि कुछ केसेस में जो ये समता का अधिकार है वो लागू नहीं होता है, वो केस हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। तो देखिए यहाँ पर जो राष्ट्रपति और जो राज्यपाल है इसकी व्याख्या की गई है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या की गई है अनुच्छेद 361 के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत क्या है, इन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जो इन्हें नागरिकों से अलग करते हैं, और जो ये समता का अधिकार है इन केसेस में क्या है, इन पर लागू नहीं होता है। पहला जो है अनुच्छेद 361 के अंतर्गत बताया गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के दोनों जब अपने कार्यकाल में हैं, यानी कि जब उनका कार्यकाल चल रहा होता है, तो उस समय उनके द्वारा कोई भी कार्य या फिर कोई भी निर्णय किया जाता है तो उसको लेकर न्यायालय में वह किसी प्रकार से जवाबदेह नहीं होंगे, यानी कि जो भी उनके द्वारा कार्य किया गया है या फिर कोई भी निर्णय लिया गया है अपने कार्यकाल के दौरान, उसको लेकर न्यायालय में वो किसी प्रकार से जवाबदेह नहीं होंगे। दूसरा इसमें छूट दी गई है कि जो राष्ट्रपति और जो राज्यपाल है उसके विरुद्ध, यानी कि उसके विरोध में उसकी पद अवधि के दौरान, यानी कि जिस समय वह कार्यकाल कर रहा है अपना, तो उस पद अवधि के दौरान न्यायालय में किसी प्रकार का दंडिक कार्यवाही नहीं प्रारंभ की जा सकती है इन दोनों के ऊपर। तीसरा जो है यहाँ पर 361 अनुच्छेद के अंतर्गत ही है, ये राष्ट्रपति और जो राज्यपाल है वो पद अवधि के दौरान उस पद अवधि के दौरान उन्हें ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है, ना ही उन्हें कारावास में डाला जा सकता है, और किसी प्रकार से गिरफ्तारी या कारावास के लिए इनके ऊपर किसी प्रकार से क्या न्यायालय से कोई भी कार्यवाही की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ नहीं की जा सकती है। एक और बात इसमें दी गई है कि जो राष्ट्रपति और जो राज्यपाल है उनके कार्यकाल के दौरान वह उन पर किसी प्रकार का दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, और अगर चलाना भी पड़ जाए दीवानी का जो मुकदमा है तो उसके लिए क्या है, उन्हें 2 महीने पहले ही क्या है उन्हें इसकी सूचना देनी पड़ती है, यानी कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल के ऊपर किसी प्रकार से जो मुकदमा चलाना पड़ जाए, दीवानी का जो मुकदमा है, तो उसके लिए उन्हें पहले ही सूचित कर दिया जाता है 2 महीने पहले। अगला जो अनुच्छेद 361 क है, यानी कि अभी हमने जो देखा था वह आर्टिकल 361 था। अब जो 361 क है उसके अंतर्गत भी कुछ ऐसी बातें कही गई है जहाँ पर क्या समानता का अधिकार का अपवाद है। ये तो देखिए वो कौन सी बात है, 361 क के अंतर्गत आर्टिकल। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर संसद के या फिर जो राज्य विधानसभा है उसके या फिर जो दोनों के दोनों सदन हैं उसमें से किसी की भी अगर सत्य कार्यवाही के बारे में किसी प्रकार का प्रकाशन करता है, यानी कि जो संसद के अंतर्गत जो भी कार्यवाही हो रही है, जो भी सत्य कार्यवाही हो रही है राज्य विधानसभा के बारे में अगर उनका प्रकाशन करता है, तो उसको लेकर जो न्यायालय में उस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का दीवानी या फिर फौजदारी का मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। तो ये बात साफ साफ कही गई है। इससे क्या है, इससे
एक तरीके से कि जो बातें संसद में होती हैं उन बातों को जानना नागरिकों के लिए भी आवश्यक है। तो इन चीज़ों का अगर प्रकाशन किया जाता है समाचार पत्र में या फिर रेडियो टेलीविज़न यानी कि जनसंचार के माध्यम में किसी प्रकार से प्रकाशन किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उसे न्यायालय में किसी प्रकार का उस व्यक्ति पर दीवानी या फिर फौजदारी मुकदमा नहीं चलेगा। ये है अनुच्छेद 361 के अंतर्गत। ये अपवाद हुआ क्योंकि समानता का अधिकार क्या कहता है, सबको क्या है समान नज़रिए से देखना है। पर यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति संसद की किसी सत्य कार्यवाही का प्रकाशन करता है तो उस पर क्या है, उस पर मुकदमा नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या है, जो समानता का अधिकार है उसका ये उपबंध भी कहा जा सकता है। अब देखिए अनुच्छेद 105 यानी कि आर्टिकल 105 में कहा गया है कि संसद या फिर उसकी किसी भी समिति में, यहाँ पर संसद की बात हो रही है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर राज्य विधानमंडल की बात नहीं है। तो आर्टिकल 105 क्या कहता है कि अगर संसद या फिर उसकी किसी समिति यानी कि संसद की किसी समिति में या फिर संसद में क्या है, संसद का कोई सदस्य अगर कोई बात कहता है या फिर अपना मत प्रकट करता है तो उसको लेकर उसके ऊपर किसी प्रकार का क्या है न्यायालय में कार्यवाही नहीं होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि संसद में अगर संसद का कोई सदस्य कोई बात कहता है, अपना मत रखता है, तो उसको लेकर जो न्यायालय है उसमें किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाएगी। ये किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 105 के अंतर्गत है। इसी प्रकार का क्या होता है, एक अनुच्छेद 194 क्या है, राज्य विधानमंडल के लिए भी तय किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य विधानमंडल या फिर उसकी यानी कि राज्य विधानमंडल या फिर राज्य विधानमंडल की जो समिति है उसमें विधानमंडल का कोई भी सदस्य अगर किसी प्रकार का अपना मत प्रकट करता है या फिर कोई भी बात कहता है तो उसको लेकर न्यायालय में क्या है, उस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। ये कौन सा आर्टिकल में है, ये 194 आर्टिकल में है। इम्पोर्टेंट जो बात है आपको ध्यान रखनी है कि जो समानता का अधिकार है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है, इसका हनन नहीं किया जा सकता है। पर आपको ध्यान रखनी है कि जो अनुच्छेद 31 ग है, वो जहाँ पर भी अनुच्छेद 31 ग आता है वहाँ से अनुच्छेद 14 हट जाता है। यानी कि जो समानता का अधिकार के अंतर्गत जो ये अनुच्छेद 14 अभी हमने पढ़ा था वो कहाँ पर नहीं लागू होता है, जहाँ पर भी अनुच्छेद 31 ग आता है। ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया है। इसके साथ साथ जो विदेशी संप्रभु हो गए यानी कि जो विदेशी शासक होते हैं, राजदूत होते हैं, कूटनीतिक व्यक्ति होते हैं, और इन व्यक्तियों पर क्या है किसी भी प्रकार का दीवानी और फौजदारी मुकदमा नहीं चलेगा। यानी कि ये व्यक्ति क्या है दीवानी और फौजदारी मुकदमे से एकदम मुक्त हैं। कौन कौन है आपको याद रखना है, 3 हैं। पहले तो शासक, विदेशी शासक, राजदूत हो गए विदेशी, और कूटनीतिज्ञ हो गए। इन पर किसी प्रकार का फौजदारी और दीवानी मामला नहीं होगा। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, जो यूएनओ है वो या फिर उसकी कोई भी जो एजेंसी है उसका अगर कोई कूटनीतिक व्यक्ति है उस पर भी क्या है इस प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चलेगा। वो भी क्या है इन मुकदमों से मुक्त है। कौन कौन से, दीवानी और फौजदारी मुकदमे। तो ये भी क्या है यहाँ पर भी इन्हें छूट दी गई है। तो ये थे कुछ उपबंध या फिर अपवाद कहे जा सकते हैं समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 के। तो आपको याद रखना है जो समानता का अधिकार है, ये जो हमने अभी पढ़े हैं ये अपवाद, ये सारे के सारे आर्टिकल 410 से रिलेटेड हैं और कोई भी आर्टिकल से रिलेटेड नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है। अब जो आर्टिकल 15 है यानी कि अनुच्छेद 15 है उसे देखिए, क्योंकि ये समानता के अधिकार के अंदर 14 से 18 तक के आते हैं। तो 14 अभी हमने देखा, 15 देखिए। 15 में क्या है, इसका नाम है कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। अब इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो अनुच्छेद 15 है उसके अंतर्गत 2 हैं, यानी कि अनुच्छेद 1 के अंतर्गत ये बात कही गई है और 2 के अंतर्गत ये है। तो जो अनुच्छेद 15 है उसमें कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक को, यहाँ पर अनुच्छेद 15 में आपको राज्य को क्या दायित्व निभाना है वो यहाँ पर बात बताई गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान को लेकर किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है इस अनुच्छेद के अंतर्गत। पहली बात तो यही है कि ये जो अनुच्छेद है ये क्या है, राज्य से संबंधित है। यहाँ पर राज्य को इस बात का ध्यान रखना है कि वो किसी प्रकार से इन 5 चीज़ों को लेकर नागरिकों पर कोई किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा, अंतर नहीं करेगा। तो वो कौन से 5 है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ये तो आपको रट लेने चाहिए कि ये जो 5 है इनको लेकर जो राज्य है किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। तो यहाँ पर
केवल जो शब्द का प्रयोग किया गया है इसे भी आपको ध्यान से समझना है। इसमें केवल शब्द से, यहाँ पर केवल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि केवल इन चीज़ों को लेकर क्या है, राज्य किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। बाकी किसी भी चीज़ को लेकर क्या कर सकता है, विभेद कर सकता है, अंतर कर सकता है। इन चीज़ों को लेकर समानता का अधिकार निभाया जाएगा और बाकी चीज़ों पर कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखिए जो अनुच्छेद 15(2) है, यानी कि आर्टिकल 15(2) है, उसके अंतर्गत क्या कहा गया है। इसमें क्या है, जो नागरिक हैं उनके लिए कहा गया है कि नागरिक आपस में जो होते हैं वो किसी प्रकार से नागरिकों के मध्य केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा और किन विषयों को लेकर विभेद नहीं किया जाएगा वो विषय बताए गए हैं। यानी कि जो नागरिक है वो आपस में इन चीज़ों को लेकर, यानी कि धर्म को लेकर, जाति को लेकर, लिंग को लेकर और जन्म स्थान को लेकर किसी प्रकार का अंतर नहीं करेंगे, असमानता प्रकट नहीं करेंगे। और उसके लिए कुछ विषय बताए गए हैं, किन विषयों पर ऐसा लागू होता है। वो विषय देखिए, यहाँ पर जो कै में बताया गया है सार्वजनिक भोजनालय, यानी कि सबके लिए जो भोजनालय है सार्वजनिक रूप से जो है उसमें इन चीज़ों को लेकर, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान को लेकर किसी व्यक्ति के साथ कोई भी अंतर नहीं किया जाएगा, विभेद नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक मनोरंजन के जो स्थान हो गए वहाँ पर भी उनमें प्रवेश को लेकर, यानी कि पहले क्या होता था, जो प्रवेश को लेकर भेदभाव किया जाता था, जैसे कि जो मंदिर वगैरह हो गए उनमें भी, और इसके साथ साथ बहुत सारे जो थे जहाँ पर कुछ लोगों को आने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, तो उसको हटाने के लिए यहाँ पर जो समानता का अधिकार है कि सब में समानता कायम हो, इसलिए आर्टिकल 15 बनाया गया है। और यहाँ पर नागरिकों को इन बातों का ध्यान रखना है कि वो सार्वजनिक भोजनालय हो गए या फिर सार्वजनिक रूप से जो मनोरंजन के स्थान होते हैं उनमें प्रवेश को लेकर किसी प्रकार का विभेद नहीं करेंगे। साथ ही साथ याद रखना है जो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित और साधारणतः जनता के लिए समर्पित, यानी कि राज्य के द्वारा जो प्रोवाइड की गई जितनी भी चीज़ें हैं जो जनता के लिए प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें कुएं आ गए, तालाब आ गए, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं, सड़क हो गई या फिर स्कूल हो गए, इन सारी चीज़ों में क्या है, किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में भेद नहीं किया जाएगा। जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जितने भी स्थान हैं उनको लेकर भी क्या है, उनके प्रवेश में भी किसी प्रकार का विभेद नहीं होगा। किन चीज़ों के आधार पर, पहला जन्म स्थान, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म, ये 5 जो है इनको लेकर। तो ये हमारा आर्टिकल 15 था। अब इस पर भी क्या है, कुछ अपवाद लगे हुए हैं, वो हमें देखना होगा। आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जो आर्टिकल 15 है केवल उसमें क्या है, उसमें राज्य के लिए बातें बताई गई हैं, और आर्टिकल 15(2) जो है उसमें क्या है, जनता के लिए बातें बताई गई, नागरिकों के लिए। अब इसमें जो अपवाद हैं वो हमें अपवाद देखने होंगे। विभेद से प्रतिषेध में कुछ अपवाद लगाए गए हैं। ये 3 अपवाद हैं, आपको 3 अपवाद याद रखने हैं आर्टिकल 15 के। पहला अपवाद है कि राज्य क्या है, राज्य को यह अनुमति दी गई है कि वह क्या है, बच्चों के लिए या फिर महिलाओं के लिए कुछ विशेष व्यवस्था कर सकता है। यानी कि जो बच्चे और महिलाएं हैं उनका स्तर उठाने के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं करने का अधिकार राज्य को दिया गया है। अब यहाँ पर किस प्रकार से जो समानता का अधिकार है कायम नहीं होगा, जैसे कि अगर जो महिलाएं हैं उन्हें किसी प्रकार की छूट दी जाएगी, कोई आरक्षण दिया जाएगा, तो जो बाकी जो पुरुष जाति है उन्हें ऐसा ना लगे जो पुरुष जाति है उनसे अधिक अधिकार प्राप्त हो रहे हैं, महिलाओं को छूट दी जा रही है, तो यहाँ पर क्या समानता के अधिकार को हटाया गया है। पर यहाँ पर समानता के अधिकार को इसलिए हटाया गया है कि जो महिलाएं हैं वो क्या है, उच्च स्तर प्राप्त कर सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है किस प्रकार से जो राज्य है वो बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। वह स्थानीय निकायों में जो महिलाएं हैं, स्थानीय निकाय जो हो गए उनमें जो महिलाएं हैं उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है, और बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। जैसे कि आपको पता है जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क जो है, बिना धन के क्या है, उन्हें स्कूल, जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें उनका एडमिशन होता है, वो अच्छे से पढ़ते भी हैं और बुक्स भी उन्हें प्रोवाइड होती है। तो ये इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो की जा सकती है, ये इसका अपवाद है। दूसरा अपवाद के अंतर्गत क्या आता है, दूसरा आता है कि जो राज्य है उसे यह अनुमति दी गई है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है और जो अनुसूचित जाति है उनके लिए क्या कर सकता है, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्या कर सकता है,
उनका विकास करने के लिए क्या कर सकता है, वह किसी प्रकार का विशेष उपबंध कर सकता है, विशेष व्यवस्था कर सकता है। जैसे कि आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है, जो आर्टिकल 15 है उसमें जो अपवाद है उनके अंतर्गत जो आरक्षण जो है वो आपका आता है। जैसे कि महिलाओं को स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया जाता है, बच्चों को स्कूल में जो है निःशुल्क जो शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ साथ जो OBC, SC और ST हो गए उनके लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए, यानी कि उनके लिए क्या है, आरक्षण जो रखा गया है वो इसके अंतर्गत आता है। तो ये समानता के अधिकार यहाँ पर लागू नहीं होता है। तो उदाहरण के लिए यही बताया गया है कि जो विधानमंडल है उनकी सीटों में आरक्षण दिया गया है, और सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में भी क्या है, उन्हें छूट दी गई है। किनको, पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जाति को और जनजातियों को। इसके साथ साथ जो तीसरा वाला उपबंध है, अपवाद है, उसमें बताया गया है कि जो राज्य है उसे यह अधिकार दिया गया है या अनुमति दी गई है कि वह क्या कर सकता है, जो सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति है, वो क्या कर सकते हैं, उनके उत्थान के लिए, क्योंकि वो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए छूट दी जा सकती है। जैसे कि अगर अभी आप देख रहे हैं जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं, चाहे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, उनके एडमिशन में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो जो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं कि इतने % जो सीट है वो किसके लिए, इतने % सीट जो है आरक्षित कर दी जाती है कि इतने % सीट जो है वो पिछड़े जो वर्ग है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए होती है। जो किया जाता है ये इसके अपवाद के रूप में किया जाता है, और ऐसा करने का अधिकार राज्य को प्राप्त है। राज्य से अनुदान प्राप्त निजी या अल्पसंख्यक किसी प्रकार के हो सकते हैं। जो शैक्षणिक संस्थान है ये राज्य के द्वारा अनुदान प्राप्त करके भी बनाए जा सकते हैं, निजी यानी कि प्राइवेट भी हो सकते हैं और अल्पसंख्यक भी हो सकते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 16 हमें देखना है, क्योंकि 18 तक है, तो अनुच्छेद 16 में आपको अवसर की समानता के बारे में बताया गया है, यानी कि हर किसी को क्या है, अवसर प्राप्त हो, इस रूप में सबको क्या समानता मिलेगी। अगर हर व्यक्ति को अवसर प्राप्त होगा तो वो क्या होगा, समान होंगे आपस में। तो ये समानता का अधिकार अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दिया गया है। अब अनुच्छेद जो 16 यानी कि आर्टिकल जो 16 है उसके पहले और दूसरे भाग में क्या बात कही गई है, उसमें कहा गया है कि जो राज्य के अधीन किसी पद या अन्य नियोजन में नियुक्ति के विषय में सभी नागरिक को समान अवसर प्रदान करता है। यानी कि जो राज्य के अधीन अगर कोई भी पद प्राप्त करना है या फिर अगर कोई भी अन्य नियोजन है जिसके अंतर्गत नियुक्ति लेनी है, तो उसके लिए भी क्या है, नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। यानी कि इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपको राज्य में किसी भी पद पर कोई भी पद प्राप्त करना है या फिर किसी भी नौकरी में आपको क्या है, नियुक्ति लेनी है, तो उसमें नागरिकों को क्या है, समान अवसर दिए जाएंगे। अगर अभी आप देख रहे हैं कि कोई भी अगर नौकरी निकलती है तो उसमें हर कोई क्या कर सकता है, हर कोई जा सकता है, फॉर्म भर सकता है और एग्ज़ाम दे सकता है। तो ये क्या है, यहाँ पर अवसर की समानता यहाँ पर कायम होती है। अनुच्छेद 16 जो 3 है यानी कि आर्टिकल 63 है, उसमें क्या कहा गया है कि राज्य नौकरियों में निवास के आधार पर क्या किया जा सकता है, विभेद किया जा सकता है। यानी कि जो राज्य स्तर की नौकरियां होती हैं उनमें क्या है, निवास कंपलसरी कर दिया जाता है, निवास को कंपलसरी किया जा सकता है। यानी कि अगर राज्य जो है नौकरी प्रोवाइड करवा रहा है तो वो क्या कर सकता है, अगर वह अपने राज्य के लिए ही वो नौकरी प्रोवाइड करवा रहा है तो वो क्या कर सकता है, वो ये उस नौकरी पर ये लगा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति इस राज्य में रहता होगा तो ही ये क्या कर सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ, और नौकरी प्राप्त कर सकता है। तो राज्य को यह छूट दी गई है। अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत कहा गया है कि जो राज्य है, राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको भी क्या है, उनके लिए विशेष उपबंध करने की, व्यवस्था करने की छूट दी गई है, अधिकार दिया गया, जैसे कि आरक्षण लगाने का अधिकार दिया गया है। अब आर्टिकल 16 के अंतर्गत आपको एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो प्रदीप कुमार मामला है उसे आपको ध्यान रखना है, इसे जोड़ के चलना है। प्रदीप कुमार जो मामला था उसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, निर्णय देते हुए कहा कि जो आरक्षण है वो किस आधार पर दिया जाएगा। जो उच्चतम न्यायालय है वह आरक्षण को लेकर कुछ बात स्पष्ट करती है। प्रदीप कुमार मामले में वो कहती है कि आरक्षण का जो आधार है वो क्या है, जाति और आर्थिक दोनों होना चाहिए। यानी कि जाति भी होनी चाहिए और आर्थिक रूप से अगर कोई पिछड़ा हुआ है उसे भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो यहाँ पर प्रदीप कुमार मामले में बात स्पष्ट की गई है। अब देखिए यहाँ पर जो अनुच्छेद 17 है वो किसको लेकर लिखा गया है, यानी कि इसका नाम क्या है, यह अस्पृश्यता का अंत। यानी कि
अगर आपको पता हो, स्वतंत्रता से पहले क्या था, हमारे देश में छुआछूत जैसी जो समस्या थी वो कायम थी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी को छू देता था तो वो अशुद्ध हो जाता था, तो उसे दूर रखा जाता था। और जो जाति के आधार पर जो नगर है, क्षेत्र हैं, वो बटे हुए थे और बहुत सारी जातियों को क्या है, मंदिरों में जाने की छूट नहीं थी। इस तरीके से था। तो छुआछूत का अंत करने के लिए अस्पृश्यता कहा जाता है इसे। छुआछूत मतलब अस्पृश्यता, तो इसका नाम चेंज करके यहाँ पे अस्पृश्यता कर दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 17 में इसके बारे में कहा गया है कि छुआछूत को लेकर कुछ उपबंध लगाए गए हैं। छुआछूत को बिल्कुल खत्म करने के लिए अनुच्छेद 17 बनाया गया है। 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया। यानी कि 1976 में जो अस्पृश्यता अधिनियम 1955 है उसमें संशोधन किया गया और इसका जो नया नाम है वह रखा गया। 1976 में संशोधन किया, चेंज किया संविधान में, और इसका नया नाम रखा गया नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। तो आपको ये नया नाम भी याद होना चाहिए। और ये अस्पृश्यता को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए कुछ संशोधन किया गया 1976 में, और इस संशोधन में कुछ कठोर जो नियम है वो बनाए गए। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे क्या है, कठोर दंड देने का भी प्रावधान किया गया है। इसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति तीसरी बार अपराध करता है तो उसे 2 वर्ष की सज़ा होगी और इसके साथ साथ क्या किया जा सकता है, 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या फिर दोनों एक साथ भी की जा सकती है। यानी कि कठोर जो प्रावधान है वो किए गए हैं, कठोर दंड की व्यवस्था की गई है अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता, यानी कि कोई व्यक्ति अगर अनुच्छेद 17 का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर ये सारे जो दंड है वो होंगे। इसके साथ साथ जो दोषी होगा, यानी कि जिसने भी उल्लंघन किया होगा, उसे क्या है, संसद या राज्य विधानमंडल के चुनाव में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि वो संसद या राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए अब योग्य नहीं है अगर उसने ऐसा अपराध किया है तो। अब देखिए, अब जो अनुच्छेद 18 है वो हमारे लास्ट वाला है, तो उसे देखते हैं हम। इसके बाद हमारा समानता का जो अधिकार का टॉपिक है वो कवर हो जाएगा और फिर नेक्स्ट में हम स्वतंत्रता का अधिकार करेंगे। जैसे कि हम चल रहे हैं वैसे ही चलते जाएंगे। अब देखिए, जो अनुच्छेद 18 है उसे उपाधियों का अंत के नाम से जाना जाता है। यानी कि अनुच्छेद 18 के अंतर्गत क्या किया गया है, जो उपाधियाँ हैं उन्हें समाप्त किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों का अंत किया गया है। इसमें राज्य, सेना या फिर विद्या संबंधी जो सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। यानी कि राज्य सेना और जो विद्या है, जो स्टडी से रिलेटेड अगर किसी को सम्मान प्रदान करना है तो वो किया जा सकता है, परंतु इसके अलावा किसी को नहीं दी जा सकती उपाधि। अनुच्छेद 18 जो 1 है उसके अंतर्गत ये बात कही गई है। और अनुच्छेद 18 क्या कहता है, वह उपाधियों का अंत करता है केवल। तो 18 जो 1 है उसके अंतर्गत ये बात कही गई है। अब अनुच्छेद 18(2) के अंतर्गत क्या बात कही गई है, इसके अनुसार क्या है, भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि भारत का कोई भी नागरिक है वह किसी विदेशी देश से क्या है, राज्य जहाँ पर भी प्रयोग हो रहा है वहाँ पर देश है, तो किसी भी विदेशी देश से क्या है, कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 18(2) के अंतर्गत इसकी व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 18 जो 3 है उसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो बाहर का है, विदेशी है, तो अगर उसे किसी राज्य में कोई भी लाभ से संबंधित कोई भी पद दिया जा रहा है तो उसे धारण करने से पहले क्या है, उसे राष्ट्रपति से सहमति लेनी पड़ेगी। तो ये अनुच्छेद 18(3) के अंतर्गत कहा गया है। अनुच्छेद 18(4) जो अनुच्छेद 18 है उसके अंतर्गत जो 4 भाग हैं अनुच्छेद 18 के, तो पहला, दूसरा, तीसरा, अब ये चौथा वाला देखिए। इसके अंतर्गत उपबंध किए गए हैं कि राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपाधि या पद जो है वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। इसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य से अगर किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति जो है वह
कोई भी व्यक्ति अगर विदेशी राज्य से यानी कि विदेशी देश से अगर कोई भी व्यक्ति भेंट मिल रही है उसे, या फिर किसी प्रकार की उपाधि दी जा रही है, या फिर कोई पद दिया जा रहा है, तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता है उसके द्वारा। तो ये अनुच्छेद 18(4) के अंतर्गत है, और ये जो है ये हमारे भारत के नागरिकों के लिए ही है, ये अनुच्छेद 18(4). अब जो अनुच्छेद 18 है उसमें कुछ उपबंध भी हैं, यानी कि उस पर कुछ अपवाद भी लगे हुए हैं। वो कौन से अपवाद हैं? अगर अनुच्छेद 18 का कोई उल्लंघन करता है करने वाला, उसके लिए किसी प्रकार का सजा का प्रावधान नहीं किया गया है, दंड का प्रावधान नहीं किया गया। जैसे कि अस्पृश्यता का जो अंत था आर्टिकल 17, उसको लेकर क्या है सजा का प्रावधान किया गया था, परंतु अनुच्छेद 18 को लेकर क्या है सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। यह अनुच्छेद केवल निर्देशात्मक है, यानी कि अगर कोई बिना पूछे राष्ट्रपति के अगर कोई ले भी लेता है, पद अवधि स्वीकार भी कर लेता है, तो उस पर अभी तक कानून नहीं बना है, तो फिलहाल उस पर किसी प्रकार का कोई भी दंड नहीं होगा, दंड नहीं मिलेगा उसे किसी प्रकार का। परंतु क्या है, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये निर्देशात्मक है, केवल निर्देश दिया जा रहा है, यह आदेशात्मक नहीं है ये जो अनुच्छेद 18 है। परंतु संसद कभी भी क्या कर सकती है, इसे विधि बनाकर, कानून बनाकर दंड संबंधी प्रावधान भी इसमें जोड़ सकती है। तो संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह जब भी चाहे वो क्या कर सकती है, इस अनुच्छेद 18 को क्या कर सकती है, विधि के द्वारा आदेशात्मक रूप दे सकती है। अभी फिलहाल ये निर्देशात्मक है, फिर आदेशात्मक रूप दे सकती है और सजा का प्रावधान कर सकती है। अब इस अनुच्छेद 18 से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, जो हिस्ट्री है वो हमें याद रखनी है। वो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की है। 1954 जो भारत में क्या हुआ, 1954 में भारत सरकार ने क्या है भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ये 3 जो उपाधियां हैं ये शुरू की। तो 1977 में जो मोरारजी देसाई की जो सरकार थी, उन्होंने इन अलंकरणों को, इन उपाधियों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसके बाद दोबारा से 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार आई, तो इन्होंने पुनः शुरू कर दिया। तो आपको याद रखना 1954 में ये 3 उपाधियां शुरू हुई थी, 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार ने इन्हें समाप्त कर दिया, और 1980 में इंदिरा गांधी ने इन्हें दोबारा से शुरू कर दिया। तो ये था अनुच्छेद 18, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ हमारा समानता का जो अधिकार है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार 6 होते हैं। तो आपको केवल एनसीईआरटी बुक ही नहीं पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में क्या है आपका बेस, क्योंकि बच्चा जो होता है वो काफ़ी बड़े लेवल का नहीं कर सकता है, इसीलिए बेसिक जो होती है वो चीज़ वहाँ पर दी गई है। पर जो एग्ज़ाम में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। जहाँ से हो सका है वहाँ से मटेरियल लेकर मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है। तो देखिए, अनुच्छेद पूछे जाते हैं कि कौन से अनुच्छेद में कौन सी चीज़ें हैं। तो जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक क्या स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है, उसकी व्याख्या की गई है, यानी कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। सबसे पहला जो आर्टिकल है 19, उसके अंतर्गत ये आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल जो 19 है उसमें क्या है 6 अधिकार शामिल किए गए हैं स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। अधिकार है यानी कि ये जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये अनुच्छेद 19 आर्टिकल जो 19 का जो पहला भाग होता है, उसका भी जो पहला भाग है उसके अंतर्गत इसकी व्याख्या की गई है। तो आपको आर्टिकल जो है बहुत बारीकी से याद रखने हैं कि क्योंकि केवल ऊपरी तौर पर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आर्टिकल 19 का जो पहला भाग यानी कि पार्ट 1 के भी पार्ट 1 यानी जो पार्ट 1 है भाग 1 है, उसके अंदर भी जो भाग 1 है उसके अंदर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की व्याख्या की गई है। इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम से भी जाना जाता है। तो किसी भी तरीके से पूछा जाए आपको क्लियर होनी चाहिए सारी चीज़ें। तो जो उच्चतम न्यायालय है उसने इस वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है या फिर भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में उसकी व्याख्या करते हुए कुछ चीज़ें बताई हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है, वो उच्चतम न्यायालय ने इसकी व्याख्या की है। सबसे पहली बात कही गई है कि अपने या फिर किसी अन्य व्यक्ति का जो विचार है उसको प्रसारित करने का जो अधिकार है वो इसके अंतर्गत शामिल होता है, यानी कि खुद के विचार हो या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के विचार हो, अगर उसका प्रसारण करता है कोई व्यक्ति तो उसके ऊपर किसी प्रकार के कोई भी रोक नहीं है।
इस पे कुछ उपबंध भी होते हैं। तो आपको क्या है, कौन सी चीज़ें शामिल हैं और इसकी क्या उपबंध है, किन चीज़ों पर इन अधिकारों को देने से रोका जा सकता है, ये भी चीज़ जो है आपको साथ साथ में याद करते हुए चलना है। अब देखिए, प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो भी इसी अधिकार के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब ये 44वें संविधान संशोधन जो है उसे किस प्रकार से याद किया जाए, तो इसे अगर आप थोड़ा हिस्ट्री से जोड़कर चले, क्योंकि जो चीज़ हिस्ट्री में हो चुकी है, इतिहास में हो चुकी है, वो क्या है पॉलिटिकल के अगर इतिहास में हुई है तो वो पॉलिटिकल के अंतर्गत पढ़ी जाएगी। तो इसी तरीके से जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह क्या है 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ था, उसके द्वारा जोड़ा गया है। अब इसे किस प्रकार से याद किया जाए, आपको याद हो इससे पहले वाला यानी कि 42 जो संविधान संशोधन किया गया था, इससे पहले 1975 में आपातकाल लागू किया गया था इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। इंदिरा गांधी के समय का जो सबसे खराब फैसला था 1975 में जो आपातकाल लागू किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, और उसमें कुछ ऐसे चेंज कर दिए गए थे या फिर आपातकाल लागू करने के लिए इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी थी कि उसके ऊपर कोई रोक थी ही नहीं। तो इसलिए क्या है उस समय प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। प्रेस पर सेंसरशिप का मतलब होता है कि जो प्रेस है वो भी क्या है, उनकी जो जानकारी है वो जनता तक नहीं पहुंचा सकती है। उसको पहुंचाने के लिए, न्यूज़ को पहुंचाने के लिए जो अखबार हैं उन्हें क्या सबसे पहले इंदिरा गांधी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कुछ इस तरह की जो पाबंदियां थी वो लगा दी गई थी। तो इसी चीज़ को देखते हुए कि आने वाले समय में ऐसा अत्याचार नागरिकों के ऊपर ना किया जाए, इसलिए क्या है 44वां जो संविधान संशोधन है वो किया गया था। ये संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे चेंज हुए थे, और 42 जो संशोधन था इंदिरा गांधी के काल के समय हुआ था। तो वो भी आपका इम्पोर्टेंट है कि उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें संविधान का जो ढांचा था वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया था। तो जो संशोधन है उसे डीप में हम अलग से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए 44वां जो संविधान संशोधन था उसमें एक अलग से अनुच्छेद बनाया गया, आर्टिकल बनाया गया, अनुच्छेद 361 बनाया गया, और उसके 361 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत जो भाग 1 है यानी कि अनुच्छेद जो आर्टिकल 361 है उसका भी जो पार्ट 1 है उसके अंतर्गत इसकी व्याख्या की गई। और इसमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि जो समाचार पत्र है उन्हें संसद या फिर जो विधान मंडल है उनकी कार्यवाही को प्रकाशित करने का पूरा अधिकार है, पूरी स्वतंत्रता दी गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि संविधान संशोधन जो इम्पोर्टेंट वाला संविधान संशोधन है वो भी इसमें है, और इसके साथ साथ ये चीज़ जोड़ी गई है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता शामिल होती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति व्यवसाय के तौर पर अगर विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसमें स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके साथ साथ फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार है, अगर किसी का फ़ोन टैपिंग किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध भी क्या है उस व्यक्ति को अधिकार दिया गया है। प्रसारित करने का अधिकार है, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार यानी कि सरकारी गतिविधियों को जानने का अधिकार है, RTI लगाकर हम जान सकते हैं सरकारी गतिविधियों को, तो ये क्या है ये अधिकार भी हमें प्राप्त है। इसके साथ साथ शांति का अधिकार हमें प्राप्त है। शांति के अधिकार का मतलब है कि अगर आपकी शांति कोई भंग कर रहा है तो उसके विरुद्ध भी आप आवाज़ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति अगर उसे किसी चीज़ से सेटिस्फाई ना हो तो वो प्रदर्शन भी कर सकता है और विरोध भी कर सकता है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर कुछ रोक भी लगाई गई है, कुछ पाबंदियाँ लगाई गई है या फिर उपबंध कहे जा सकते हैं वो लगाए गए हैं संविधान। और वो कौन से अनुच्छेद में लगाए गए हैं, वो संविधान का जो अनुच्छेद 19 का पार्ट 2 है यानी कि 19 का जो भाग 2 है उसके अंतर्गत लगाए गए हैं। 19 के भाग 1 के भी भाग 1 में क्या है आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसकी व्याख्या की गई है, और संविधान द्वारा और अनुच्छेद 19 का जो 19 का जो भाग 2 है उसमें क्या है इन पर रोक लगाई गई है। तो इसे आपको अच्छे से समझ कर चलना है, रटने की कोशिश अभी मत कीजिए, अभी पूरी वीडियो देखिए, समझिए, और फिर आप साथ साथ में इसे क्या करेंगे वीडियो पॉज करके नहीं रखेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, एक बार दोबारा रिवीजन करनी है आपको, इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप रिवीजन कर सकते हैं, और अपनी कॉपी में अगर आप नोटबुक में खुद नोट करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। और किन चीज़ों को लेकर यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर क्या है इन पर
भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर रोक लगाई जा सकती है वो है अगर भारत की जो एकता अखंडता को किसी प्रकार का खतरा है तो रोक लगाई जा सकती है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को। इसके साथ साथ जो विदेशी राज्य की सुरक्षा हेतु लगाई जा सकती है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण अगर कोई संबंध स्थापित कर रहा है यानी कि उससे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के बाद हमारी इंफॉर्मेशन उनको दे रहा है तो इस पर भी क्या है रोक लगाई जा सकती है यानी कि उसकी वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो रोकी जा सकती है। इसके साथ साथ कोई अपराध उद्दीपन है यानी कोई भी अपराध करने वाला है तो उस पर भी रोक लगाया जा सकता है। न्यायालय की जो अवमानना की जा रही है किसी के भी द्वारा तो उस व्यक्ति पर भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसकी छीन ली जा सकती है। नैतिकता की स्थापना अगर कोई कर रहा है या फिर किसी अपराध में कोई संलिप्त है यानी कि किसी अपराध में कोई भी व्यक्ति शामिल है तो उसकी भी वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर रोक लगाई जा सकती है राज्य के द्वारा। तो ये कुछ मुद्दे हैं आपको याद रखने हैं। इनके तहत क्या किया जा सकता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। अब देखिए सम्मेलन अब जो अगला अधिकार क्योंकि मैंने कहा था जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका अनुच्छेद 19 में क्या है 6 अधिकार शामिल किए गए हैं। पहला अधिकार हमने ऊपर पढ़ लिया है। अब जो 19 क्योंकि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 अधिकार है उसका हमें क्या है जो सेकंड अधिकार है सम्मेलन की जो स्वतंत्रता है वो कौन से में है 19 का जो भाग 1 है उसके भाग 2 में यानी कि जो 19 आर्टिकल है उसका जो भाग 1 है उसके अंदर क्या है जो दूसरे वाला भाग है उसमें इसकी व्याख्या की गई है। तो ये देखिए इसमें क्या कहा गया है भारतीय नागरिकों को क्या है शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 भाग 1 के विभाग 2 के अंतर्गत। इसमें सार्वजनिक रूप से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है सभा करने की स्वतंत्रता है और जुलूस करने की स्वतंत्रता है जुलूस निकालने की स्वतंत्रता है पर शर्त क्या है शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। अब देखिए ये जो सम्मेलन की स्वतंत्रता है इसके ऊपर रोक लगाई गई है और वो कौन से अधिकार के अंतर्गत इस पर प्रतिबंध लगे हैं वो है अनुच्छेद 19(3) के अंतर्गत यानी कि अनुच्छेद जो 19 है उसका जो भाग 3 है उसमें क्या है इस पे जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसकी व्याख्या की गई है उस अनुच्छेद के अंतर्गत। राज्य जो है वो क्या है संगठित होने पर किन आधारों पर रोक लगा सकता है वो लगा सकता है 2 आधारों पर। वो 2 आधार कौन कौन से भारत की अगर एकता और अखंडता या सार्वजनिक आदेश जो है उनके आधार पर लगा सकता है। अगर भारत की जो एकता है उसको लेकर कोई खतरा है या फिर अखंडता को लेकर कोई प्रॉब्लम है खतरा है या फिर सार्वजनिक आदेश अगर मिले हुए हैं राज्य को तो उस पर क्या कर सकता है वह प्रतिबंध लगा सकता है स्वतंत्रता पर। इसके साथ साथ अगर क्षेत्र में क्योंकि जो राज्य है वो राज्य के क्षेत्र में अगर यातायात नियंत्रण को लेकर भी क्या कर सकता है इस चीज़ पर वह रोक लगा सकता है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकाल रहे हैं बहुत सारे व्यक्ति और उसको लेकर यातायात में दिक्कत आ रही है तो इसको लेकर क्या है राज्य क्या कर सकता है रोक लगा सकता है उनके जुलूस पर। तो उस समय ये नहीं कहा जाएगा कि हमारे पास सम्मेलन की स्वतंत्रता है तो ये बात कहनी गलत होगी क्योंकि राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वह इन परिस्थितियों में क्या है प्रतिबंध लगा सकता है। सम्मेलन की जो स्वतंत्रता है उसको लेकर जो न्यायाधीश है उसको भी एक पावर दी गई है कि न्यायाधीश अगर आपराधिक व्यवस्था की जो धारा 144 है जो 1973 में बनी थी उसको लेकर इस चीज़ में उसकी व्याख्या की गई है कि आपराधिक व्यवस्था की धारा 144 1973 में जो बनी थी उसको लेकर एक न्यायाधीश को यह शक्ति प्रदान है कि अगर जो संगठित बैठक है यानी कि जो भी बैठक की गई है अगर किसी व्यक्ति के द्वारा तो उस पर वह रोक लगा सकता है। अगर उसे किसी प्रकार का व्यवधान की खतरा लगे तो वो क्या कर सकता है उस बैठक पर रोक लगा सकता है एक न्यायाधीश को। एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है जो सम्मेलन की स्वतंत्रता है बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है हड़ताल का अधिकार। तो मैं आपको बता दूं जो हड़ताल का अधिकार है वो क्या है सम्मेलन की स्वतंत्रता के अंतर्गत लागू नहीं होता है सम्मेलन की स्वतंत्रता के अंतर्गत। अब हमें देखना है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। एक तो इसे नाम से जाना जाता है एक इसे जाना जाता है संगठन या समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता। दोनों बातें एक ही हैं। संगठन बनाना या फिर समुदाय बनाने का जो स्वतंत्रता है वो हर व्यक्ति को दी गई है यानी कि हर नागरिक को दी गई है। हर नागरिक यानी कि ओनली भारत का जो व्यक्ति है उसको दी गई है। भारत का जो नागरिक है वो संघ बना सकता है सभा कर सकता है और सहकारी समितियों का निर्माण कर सकता है। इसका अधिकार उसे दिया गया है। इसके साथ साथ इसमें और भी चीज़ें शामिल होती हैं। किस प्रकार का संगठन कायम किया जा सकता है भारत के एक नागरिक के द्वारा ये चीज़
स्पष्ट की गई है। राजनीतिक दल का निर्माण कर सकता है कोई भी व्यक्ति, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी बना सकता है। कंपनी हो गई या फिर साझा फर्म हो गए, समितियां होगी, क्लब हो गया, संगठन, व्यापार संगठन हो गए, या फिर लोग ही कोई भी ऐसी इकाई बना सकता है। इसका अधिकार क्या है, इसके अंतर्गत दिया गया है। अब जो ये संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, ये स्थायी संस्था है, आपको याद रखना है। स्थायी संस्था मतलब ये फिक्स है, परंतु इस पर भी कई बार क्या होता है, इस पर भी रोक लगाई जाती है, प्रतिबंध लगाए जाते हैं। वो किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 19(4) के अंतर्गत है। जो आर्टिकल 19 है उसका चौथे वाला जो भाग है उसके अंतर्गत इस पर रोक लगाई जाती है। किस प्रकार से इस पर रोक लगाई जा सकती है, तो देखिए इस पर जो प्रतिबंध लगाने के जो मुद्दे हैं वो ये हैं, अगर लोक व्यवस्था, सदाचार या फिर देश की जो संप्रभुता एवं जो एकता है, या फिर सार्वजनिक आदेश जो हो गए और नैतिकता जो हो गई, इनके आधार पर क्या है, रोक लगाई जा सकती है। अगर इनको किसी प्रकार का खतरा है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। जो उच्चतम न्यायालय है उसने यह साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि जो श्रम संगठन है, क्योंकि श्रम संगठन में बनाने का अधिकार आता है इसी के अंतर्गत, ये भी एक संगठन है, तो श्रमिक मिलकर अपना संगठन का निर्माण कर सकते हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि अगर जो श्रम संगठन है वो किसी प्रकार का मोल भाव करने के लिए हड़ताल करते हैं, तालाबंदी करते हैं, तो इसका अधिकार इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इस प्रकार की अगर चीज़ें करते हैं जो श्रम संगठन है तो उन पर रोक लगाई जा सकती है। अब देखिए आबाद संचरण की स्वतंत्रता, इसका मतलब है खुले तौर पर घूमने की जो स्वतंत्रता है, ये इसकी व्याख्या किसके अंतर्गत की गई है, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 19 का जो पार्ट 1 है उसके भी अंदर जो पार्ट 4 है उसमें की गई है इसकी व्याख्या। इसके अंतर्गत जो भारत के जितने भी नागरिक हैं, ये केवल नागरिकों के लिए है। भारत के जितने भी नागरिक हैं, आपको ध्यान रखना है कौन सा अधिकार नागरिकों के लिए है और कौन सा अधिकार नागरिक प्लस में विदेशी व्यक्तियों के लिए, तो आपको ये बातें भी ध्यान रखनी है। तो ये जो भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सभी को क्या है, यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह सर्वत्र रूप से क्या कर सकते हैं, संचरण कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भारत के घूम सकते हैं। यह उन्हें अधिकार दिया गया, परंतु इस पर भी क्या है, प्रतिबंध लगाए गए हैं। और किन आधारों पर लगाए गए हैं, ये लगाया गया साधारण जनता के हित के लिए। अगर किसी व्यक्ति को रोका जाना हो तो रोक सकते हैं उसे सरकार। इसके साथ साथ किसी अनुसूचित जनजाति के हित के लिए, उसके हित के संरक्षण के लिए अगर किसी व्यक्ति को कहीं आने जाने से रोकना हो तो रोका जा सकता है। इसका मतलब है कि जो अनुसूचित जाति है अगर वह अपनी संस्कृति का हनन नहीं करना चाहती है तो उसके एरिया में क्या है, दूसरे व्यक्ति को जाने से रोका जा सकता है। जैसे कि अंडमान और निकोबार में जो आदिवासी समूह रहते हैं उनके पास जाने का अधिकार है उस पर रोक लगाई जा सकती है। और इसकी व्याख्या की गई है अनुच्छेद 19(5) में, यानी कि अनुच्छेद जो 19 है उसका जो 5वां भाग है उसमें की गई है इसकी व्याख्या। भारत के किसी भी राज्य में कोई भी व्यक्ति जा सकता है, स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, भ्रमण कर सकता है। इसका अधिकार जो है अनुच्छेद आर्टिकल 19(4) के अंतर्गत दिया गया है, इसकी व्याख्या की गई है। तो इसे आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देश के किसी भी हिस्से में जाने की जो स्वतंत्रता है वो यहाँ पर दी गई थी। अब ये जो है ये राज्य के किसी भी क्षेत्र में जाने का जो अधिकार वो यहाँ पर इसमें बताया गया है। अब देखिए निवास की जो स्वतंत्रता है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। यह है अनुच्छेद 19(1) का जो पार्ट ई है, आपको याद रखना है, यहाँ पर 5 नहीं लिखेंगे आप, ये 19 आर्टिकल 19 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर जो ई पार्ट है उसमें इसकी व्याख्या की गई है। अब जो इसके अंतर्गत निवास की स्वतंत्रता की व्याख्या की गई है कि कोई भी नागरिक, यानी कि भारत का कोई भी जो व्यक्ति है, नागरिक है, वो क्या कर सकता है, देश के किसी भी हिस्से में जाकर बस सकता है, उसे बसने का अधिकार दिया गया है, निवास का अधिकार दिया गया है। और इस अधिकार को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो ये है कि देश में किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार है, यानी कि कोई भी व्यक्ति भारत का जो नागरिक है वह अपने भारत देश में किसी भी हिस्से में जाकर रह सकता है। यहाँ पर बसने का अधिकार नहीं है, जैसे कि बहुत व्यक्ति क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यवसाय को लेकर किसी भी चीज़ को लेकर जाते हैं और रेंट पर रहते हैं, तो रह सकता है। कोई व्यक्ति घूमने फिरने के लिए जाते हैं और वहाँ पर जाकर रुकते हैं, तो ये रुक सकता है कोई व्यक्ति। दूसरा जो है इसके अंतर्गत, दूसरा जो भाग था वो इसके अंतर्गत कहा गया है कि
देश का कोई भी जो व्यक्ति, देश का कोई भी जो नागरिक है वो क्या है, व्यवस्थित होने का अधिकार उसे दिया गया है। व्यवस्थित होने का मतलब है कि वह पूर्ण रूप से जाकर कहीं पर भी बस सकता है, यानी कि पूर्ण रूप से वहाँ पर स्थापित अपना घर कर सकता है। अब एक बात ध्यान रखनी है आपको, जो निवास का अधिकार है और जो भ्रमण का अधिकार है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने का, आवास संचरण का जो अधिकार है, वो एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। अब पूरक किस तौर पर कहलाते हैं? अगर आप कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो आप वहाँ पर जाकर रुकते भी तो हैं, ठहरते भी तो हैं, तो इसलिए एक दूसरे के पूरक हैं। और इन दोनों में दोनों का जो लक्ष्य है वो केवल और केवल राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करने का है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है तो इससे क्या होगी, राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी। अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर निवास कर सकता है तो इससे भी एकता कायम होगी। व्यक्तियों को, भारत के नागरिकों को ऐसा लगेगा कि हम क्या है, हमारा ही ये पूरा देश है, हम पे किसी प्रकार का कोई भी पाबंदी नहीं है, अगर हम इस स्थान से दूसरे स्थान पर ही क्यों ना जाएं, एक राज्य से दूसरे राज्य में ही क्यों ना जाएं। अब देखिए, एक बात आपको ध्यान रखनी है, और इसका जो विस्तार है वो भी किया जा सकता है, यानी कि जो दोनों अधिकार हैं इनका विस्तार भी किया जा सकता है सरकार के द्वारा। इस पर किन बातों को लेकर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, पाबंदियां लगाई जाती हैं? तो राज्य विशेष रूप से क्या कर सकते हैं, आम लोगों या फिर जो जनता है उसके हित को लेकर इन पर पाबंदी लगा सकता है। ये जो निवास का अधिकार है उसके अंतर्गत, या फिर अनुसूचित जनजाति के हित को लेकर, सेम वही है जो हमने भ्रमण के अधिकार के अंतर्गत देखा था। और इसकी व्याख्या अनुच्छेद 19(5) की गई है। तो अब जो एक क्योंकि करंट में जो जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल है वो हटाया गया है, तो उसको लेकर भी इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो किस राज्य में निवास की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, यानी कि कोई भी वहाँ पर जाकर बस नहीं सकता था पूर्ण रूप से। तो जो जम्मू कश्मीर है उसके अंतर्गत क्या थी, अनुच्छेद 370 के अंतर्गत क्या था कि कोई व्यक्ति वहाँ पर जाकर कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता है, वहाँ पर जाकर बस नहीं सकता है। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है। इसके साथ साथ जो उच्चतम न्यायालय है, कुछ जो व्यक्ति हैं उनके घूमने में प्रतिबंध लगाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। वो किस प्रकार के व्यक्ति होंगे, जैसे कोई वैश्या हो गई या फिर पेशेवर अपराधी है कोई, तो उसके घूमने में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया गया है, कुछ क्षेत्रों पर उनके घूमने प्रतिबंध लगाया जा सकता है। देखिए, व्यापार एवं व्यवसाय और रोजगार की स्वतंत्रता, यानी कि कोई व्यक्ति व्यापार कर सकता है, खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता है, रोजगार, तीनों का मतलब एक ही होता है, कोई व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर सकता है। तो ये जो है ये अनुच्छेद 19(f) के अंतर्गत इसकी व्याख्या की गई है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत भारत का जो नागरिक है, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक है, रोजगार प्राप्त कर सकता है, व्यवसाय प्राप्त कर सकता है, पूर्ण रूप से उसे स्वतंत्रता दी गई है। व्यापार करने का जो अधिकार है उसमें व्यापार बंद करने का भी अधिकार शामिल किया गया है। इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति अपना व्यापार शुरू करता है तो उसे ख़त्म करने का अधिकार भी वह खुद ले सकता है, उसके लिए उसे सरकार से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो राज्य है, राज्य के द्वारा क्या है, अनुच्छेद 19(6) के अंतर्गत राज्य को यह अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19(6) के अंतर्गत की वह क्या है, कुछ चीज़ों को लेकर क्या है, इन पर प्रतिबंध लगा सकता है, नियंत्रण कर सकता है व्यापार, व्यवसाय और रोजगार की स्वतंत्रता पर। इसी पेशे स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस में। आज हम करेंगे DSSB सोशल साइंस TGT के लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं, उसके पास ये योग्यता होनी चाहिए तभी वह इस व्यवसाय को शुरू कर सकता है। तो ये कर सकता है राज्य। इसके साथ साथ किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है। यानी कोई व्यक्ति अगर अपना व्यापार ख़त्म करना चाहता है तो राज्य क्या कर सकता है, उसे पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से क्या कर सकता है, जारी रख सकता है, स्वयं जारी रख सकता है राज्य। तो ये छूट दी गई है राज्य को, अगर राज्य को उससे लाभ हो रहा है तो वो उसे जारी रख सकता है। इसके साथ साथ राज्य किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग पर अपना एकाधिकार जताता है तो उसको लेकर उससे अगर कोई प्रश्न पूछे जाते हैं, राज्य को उस एकाधिकार को न्याय उचित ठहराने के लिए कोई भी दलील देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये साफ तौर पर किया गया, यानी कि जो राज्य अगर किसी भी व्यवसाय, व्यापार या उद्योग है उस पर एकाधिकार का मतलब होता है केवल राज्य का ही नियंत्रण होगा और कोई नहीं होगा उसके बाहर।
तो उसे स्थापित करता है, तो उसको लेकर किसी को भी जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी अधिकार में अनैतिक कृत्य जो है वो भी शामिल किए गए हैं। अब अनैतिक कृत्य कौन कौन से, जैसे कि अगर आपने देखा हो कि कम उम्र में बच्चों को काम पर लगा देना, या फिर जो खतरनाक चीज़ें होती हैं उनमें क्या है बच्चों को लगा देना उन कामों में, तो इन चीज़ों पर क्या है राज्य रोक लगा सकता है। या फिर जो महिलाएं हैं उनको किसी खतरनाक व्यवसाय में अगर कोई डाल रहा है तो उसको लेकर भी क्या है राज्य उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य को यह भी स्वतंत्रता दी गई है कि वह भी ऐसे व्यवसाय करते हैं अनैतिकपूर्ण व्यवसाय, उनको पूर्ण रूप से वह बंद भी कर सकता है और उनका संचालन के लिए लाइसेंस भी अनिवार्य कर सकता है, यानी कि कंपल्सरी कर सकता है कि लाइसेंस बनाओ पहले और फिर क्या है अपना व्यवसाय ओपन करो, खोलो। तो इसी के साथ जो ये अनुच्छेद 19 था उसके जो पार्ट मैंने आपको 6 कहे थे वो 6 के 6 यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं हमने जो प्लेलिस्ट तैयार की हुई है टीसीटी सोशल साइंस के लिए उसको आप सेव करके रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कौन सा देता है, आर्टिकल 20 देता है। यानी कि जो अपराध के समय भी अगर कोई जो व्यक्ति है, जिस भी व्यक्ति पर अपराध लगाया गया है उस व्यक्ति पर, वह चाहे नागरिक हो देश का या फिर विदेशी हो या फिर कोई भी कंपनी या परिषद का कानूनी व्यक्ति ही क्यों ना हो, उस पर भी क्या है ये जो आर्टिकल 20 है वह क्या करता है, उसके विरुद्ध में अगर उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा है या फिर उसे अतिरिक्त दंड दिया जा रहा है, मतलब कि एक्स्ट्रा दंड दिया जा रहा है, तो उस पर भी क्या है उसे संरक्षण प्रदान करने का कार्य आर्टिकल 20 करता है। तो कौन सा आर्टिकल 20 3 भागों में विभाजित है। पहला 21, 22 और 23। तो 21 जो है उसके द्वारा क्या है कोई भी पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई भी पूर्व पद, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने चोरी की है और उस समय तक चोरी करना एक अपराध नहीं है, उसके विषय में कोई भी कानून नहीं बना हुआ है, तो उसे क्या है उस चीज़ के लिए दंड नहीं दिया जा सकता है, चाहे वह बाद में क्या है वह कानून बना दिया गया हो, तो उसके लिए दंड नहीं दिया जा सकता है। तो इसलिए क्या है तो यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। अब दूसरा देखिए 20 जो आर्टिकल है उसका जो पार्ट 2 है उसमें कहा गया है दोहरी क्षति नहीं। दोहरी क्षति का मतलब है कि एक अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार दंड नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति ने चोरी की है तो उसके लिए एक ही दंड दिया जाएगा, बार बार उसके लिए दंड नहीं दिया जाएगा। अब तीसरा देखिए आर्टिकल 20 जो है उसका जो पार्ट 3 आर्टिकल है वो देखिए उसमें कहा गया है तो अभिनशन नहीं। इसका मतलब कि जो भी व्यक्ति को जिस भी व्यक्ति को दोषी करार किया गया है, चाहे वो नागरिक हो, विदेशी हो या कंपनी का या फिर परिषद का कोई भी कानूनी व्यक्ति क्यों ना हो, उसे क्या है अपने लिए स्वयं के लिए क्या है अपने विरुद्ध बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो ये 3 जो थे ये आर्टिकल 20 के अंदर रखे गए हैं और इनके द्वारा क्या है दोषी करार व्यक्ति को संरक्षण प्रदान किया जाता है। अब जो आर्टिकल 21 है उसके द्वारा क्या होता है, आर्टिकल 21 को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है या फिर इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार भी कहा जाता है। तो ये जो आर्टिकल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में बार बार पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है कोई किसी व्यक्ति का जो प्राण और जो उसकी दैहिक स्वतंत्रता है उसे प्रदान की गई है। देखिए ये जो आर्टिकल 21 है, अनुच्छेद 21 है, वह घोषित करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा यानी कि कानून के द्वारा क्या है स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति का जो जीवन है या फिर जो उसके प्राण है या फिर उसका दैहिक यानी कि जो शारीरिक स्वतंत्रता है तभी उसका हनन किया जा सकता है जब विधि में क्या है उसके लिए कानून बना हो। उसके सिवाय कोई व्यक्ति क्या है किसी दूसरे की प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई गई है तो वहाँ पर क्या है उसका ये जो आर्टिकल 21 है ये अधिकार उसे छीना जा सकता है क्योंकि ये कानून के द्वारा छीना जा रहा है। परंतु इसके सिवा क्या है उसकी जो दैहिक स्वतंत्रता और प्राण की जो स्वतंत्रता है उसे प्रदान की गई है, कोई व्यक्ति उसका हनन नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर आर्टिकल 21 से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट निर्णय हुए थे, उन्हें हमें देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, आपको नाम याद रखना है गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। इसमें क्या हुआ था, इस मामले में व्यवस्था की गई थी कि जो आर्टिकल 21 है उसके अंदर क्या है सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध ही क्या होगा सुरक्षा उपलब्ध की जाएगी। यानी कि मनमाने तौर पर जो कार्यकारी प्रक्रिया है
उसमें ही संरक्षण दिया जाएगा, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया में। अब देखिए उच्चतम न्यायालय ने एक और व्यवस्था की थी इसमें। उन्होंने कहा कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है उसके बारे में स्पष्ट करते हुए कहा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब होता है सिर्फ एक व्यक्ति की शारीरिक एवं निजी स्वतंत्रता। यानी कि न्यायालय, जो उच्चतम न्यायालय है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बताते हुए कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब ही क्या है, एक व्यक्ति की क्या होगी, शारीरिक और निजी स्वतंत्रता ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंदर इंक्लूड की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि मनमाने तौर पर अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध में क्या हो रहा है, कोई कानून के द्वारा क्या किया जा रहा है, उसे दंड दिया जा रहा है जिससे उसका जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है उसे छीनी जा रही है, यानी कि गलत तरीके से ऐसा किया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या है, उसे संरक्षण दिया जाएगा। पर विधानमंडलीय जो प्रक्रिया है उसमें क्या है, उसे संरक्षण नहीं दिया जाएगा आर्टिकल 21 के तहत। तो ये गोपालन मामले के अंदर कहा गया था। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला 1978, इसमें उच्चतम न्यायालय ने जो अपना निर्णय है वो एकदम से बदल दिया। यानी कि जो ऊपर गोपालन मामले में उन्होंने अपना निर्णय दिया था वो बिल्कुल चेंज कर दिया था मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले के अंतर्गत। अब क्या चेंज हुआ था वो देखना है। यहाँ पर क्या है, न्यायालय प्राण का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि इसमें क्या है, मानवीय गरिमा के साथ क्या है, जीवन यापन करने का अधिकार दिया गया है। प्राण का अर्थ बताते हुए कहते हैं मानवीय जो गरिमा है उसके साथ ही अपने जीवन को जीना ही क्या है, प्राण है। दैहिक स्वतंत्रता में अनेक प्रकार के जो अधिकार है वो भी शामिल किए गए थे जो मेनका गांधी मामला है उसके अंतर्गत। और इसके साथ क्या है, उन्होंने प्राण और जो दैहिक स्वतंत्रता है उसको उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। तो ये जो मेनका गांधी मामला है इसमें जो उच्चतम न्यायालय है वो कहता है कि जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, क्योंकि अभी तक क्या था, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को बेस केवल क्या है, कानून के आधार पर ही क्या किया जा सकता है, छीना जा सकता है, और वरना कोई नहीं छीन सकता है। पर यहाँ पर वो बताते हैं कि उचित और न्यायपूर्ण मामले के आधार पर भी क्या है, इसे रोका जा सकता है, इनकी स्वतंत्रता को। इसके साथ जो आर्टिकल 21 है उसमें जो सुरक्षा प्रदान की गई है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की, अब वो क्या है, केवल मनमानी जो कार्य प्रणाली है, सुरक्षा है, वह केवल मनमानी कार्यकारी जो प्रक्रिया है उसमें ही उपलब्ध नहीं होगी, बल्कि क्या है, अब विधानमंडलीय जो क्रिया है उसमें भी क्या होगी, उसके विरुद्ध भी उपलब्ध की गई है। यानी कि ऊपर ऐसा नहीं बताया गया था गोपालन मामले में, पर यहाँ पर इसे शामिल कर लिया गया है। यानी कि अब मनमानी कार्य जो प्रक्रिया है उसके विरुद्ध भी क्या मिलेगी, सुरक्षा प्रदान होगी, और साथ ही साथ विधानमंडलीय जो क्रिया है, प्रक्रिया है, उसके तहत भी क्या है, ये जो सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अब देखिए जो निर्णय है इसमें जो उच्चतम न्यायालय है उसने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर विधि द्वारा उचित प्रक्रिया को अपनाया है। जो उच्चतम न्यायालय है इसने इस निर्णय में क्या है, विधि द्वारा स्थापित यानी कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके स्थान पर किसे अपनाया है, विधि द्वारा उचित प्रक्रिया को अपनाया है। कि कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसको ना अपनाकर उच्चतम न्यायालय ने कानून के द्वारा जो उचित प्रक्रिया है उसे ही अपनाया है निर्णय को देते टाइम। अब देखिए वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने नींद का जो अधिकार है वो भी क्या है, प्राण की इस जीवन जीने के अधिकार के अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो कब किया है नींद का अधिकार, 2012 में, आपको याद रखना है। अब देखिए 44 जो संविधान संशोधन है कब हुआ था, 1978 में हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कब हुआ था 44वां संविधान संशोधन, 1978 में हुआ था ये। तो इसमें क्या किया गया, आपातकाल के बाद, आपातकाल जैसे ही समाप्त हुआ था वैसे ही क्या किया गया, नई जो सरकार आई यानी कि इंदिरा गांधी हट गई थी, नई सरकार आई तो उन्होंने 1978 में जो ये संशोधन किया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने आपातकाल के टाइम पे 42वां संविधान संशोधन किया था और उसमें क्या किया था, उसने हर वो चीज़ इंक्लूड कर दी थी जिससे उसे फ़ायदा हो और उसकी सरकार को फ़ायदा हो। तो इसलिए 44वां संविधान संशोधन किया गया, तो इसमें भी काफ़ी चेंज कर दिया गया। यानी कि जो भी गलत चीज़ें अपनाई गई थी 42वें संविधान संशोधन के तहत उसे हटा दिया गया। तो इसमें इस स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड क्या चीज़ की गई है इंक्लूड, वो देखते हैं हम। इसमें जीवन एवं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है किसी भी सिचुएशन में, यानी कि चाहे आपातकाल लगे, क्योंकि जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था तो उस समय क्या है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, इसे भी छीन लिया था। पर अब क्या है, 44वें संविधान संशोधन के तहत यह कर दिया गया है कि अगर
चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो आपातकाल की सिचुएशन ही क्यों ना हो, तो उस स्थिति में भी क्या है, जीवन जीने का और जो व्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार है वो नहीं छीना जा सकता है। देखिए जो आर्टिकल 22 है, इसमें क्या है, इस आर्टिकल का नाम ही क्या है, गिरफ्तारी और नज़रबंदी की स्थिति में संरक्षण। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार है या फिर नज़रबंदी के तौर पर उसे गिरफ्तार किया गया है, तो उस समय भी क्या है, ये आर्टिकल उसे संरक्षण प्रदान करता है। किस प्रकार से करता है, चलिए देखते हैं। ये जो आर्टिकल 22 है, यह किसी भी गिरफ्तार या फिर निरोध व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। निरोध मतलब ही क्या होता है, नज़रबंद। नज़रबंद मतलब क्या होता है, शक की बुनियाद पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना। ऐसा शक होना कि ये व्यक्ति क्या कर सकता है, कुछ खतरा पैदा कर सकता है, देश के लिए नुकसान पैदा कर सकता है, नुकसानदेही हो सकता है। तो इसलिए क्या है, उसे कोई प्रूफ नहीं होता है, केवल शक होता है, तो शक की नज़र से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये उनको क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। अब जो हिरासत है वो दो तरह की होती है, पहली दंड व्यसक कठोर और दूसरी निवारक। दंड व्यसक का मतलब ही क्या है, जिसे न्यायालय के द्वारा दोषी ठहरा दिया गया है, यानी कि न्यायालय ने क्या है, उसके दोष को, उस व्यक्ति ने भी अपने दोष को स्वीकार कर लिया है और न्यायालय ने भी उसे दोषी ठहरा दिया है, उस व्यक्ति को इस हिरासत में लिया जाता है। अब निवारक मतलब क्या है, निवारक मतलब है कि न्यायालय में किसी प्रकार का उसे दोष नहीं ठहराया गया है, परंतु क्या है, केवल शक की नज़र से उसे नज़रबंद किया गया है, वो निवारक हिरासत के अंतर्गत आएगा। अब देखिए जो आर्टिकल 22 का पहला जो पार्ट है, वह उस व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है जो साधारण कानून के अंदर हिरासत में आते हैं। अब वो कौन है वो भी हम देखेंगे, पर अभी आपको देखना है कि साधारण कानून में जो व्यक्ति आते हैं उन्हें किस प्रकार से संरक्षण मिलता है। सबसे पहला तो उन्हें कोई भी अगर गिरफ्तार व्यक्ति है जो साधारण कानून के अंतर्गत उसे हिरासत में लिया गया है, तो उस गिरफ्तार व्यक्ति को क्या है, उसे गिरफ्तार करने के बारे में कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, उसे उसकी सूचना दी जानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस अधिकार के अंतर्गत ये बताया गया है कि उस व्यक्ति को ये बताना जरूरी है, ये अधिकार प्राप्त है कि उसे ये जानने का अधिकार प्राप्त है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है। अब दूसरा देखिए, विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार, यानी कि विधि द्वारा यह भी जो अधिकार प्रदान किया गया है आर्टिकल 22 के पार्ट 1 में, विधि यानी कि कानून के द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि वो व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है साधारण कानून के तहत, वह क्या कर सकता है, व्यवसायी यानी कि अपना जो वकील है वो रख सकता है। तो ये इसके अंदर इंक्लूड है। आप देखिए, दंड अधिकारी का मतलब होता है मजिस्ट्रेट। जो मजिस्ट्रेट है उसके सम्मुख 24 घंटे में ले जाने का प्रावधान है, यानी कि प्रस्तुत करने का प्रावधान है। जो भी व्यक्ति क्या है साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया है, उसे क्या है 24 घंटे के अंदर दंड अधिकारी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। और इसमें आपको ध्यान रखने है, जो 24 घंटे हैं इसमें जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद जो यात्रा का समय है, यानी कि जेल से उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने के जो यात्रा जो बीच में हुई है, वो जो समय है वो भी काउंट किया जाएगा। तो 24 घंटे में उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है और यात्रा का जो समय है वो भी इंक्लूड किया गया है इन 24 घंटे के अंदर। तो ये बात इंपॉर्टेंट थी। देखिए, जो दंड अधिकारी है, दंड अधिकारी के द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार, यानी कि जो मजिस्ट्रेट है उसके पास ये अधिकार है कि वह क्या कर सकता है, जो निरोध व्यक्ति है, गिरफ्तार व्यक्ति है, उसे 24 घंटे के बाद रिहा करने का जो अधिकार है वो दिया गया है कि अगर मजिस्ट्रेट को ये जो व्यक्ति है वो दोषी नहीं लगता है तो उसे क्या करवा सकता है, वो रिहा करवा सकता है, उसे छुड़वा सकता है हिरासत से। अब देखिए, ये जो सुरक्षा प्रदान की गई है आर्टिकल 22 का पार्ट 1 में, ये जो सुरक्षा प्रदान की गई है ये किनके लिए है, ना तो विदेशी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है और ना ही निवारक हिरासत प्रदान। निवारक हिरासत प्रदान वाले व्यक्ति कौन थे, हिरासत का जो दूसरा भाग निवारक हिरासत, इसमें वो व्यक्ति आते हैं जो जिन पर केवल शक होता है, शक की नज़र पर उन्हें नज़रबंद कर लिया जाता है। तो ये जो है इन दोनों व्यक्तियों को, ना तो विदेशी को ये अधिकार प्राप्त है और ना निवारक नज़रबंद वाले जो व्यक्ति है, जो निवारक हिरासत वाले जो व्यक्ति हैं उनको प्राप्त नहीं है ये अधिकार। अब देखिए, जो आर्टिकल 22 का पार्ट 2 है, ये उन व्यक्तियों को दिया गया है जो दंड व्यवसायिक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए हैं। अंतर्गत कौन आता है, वो व्यक्ति जो न्यायालय में दोषी ठहराया जा चुका है। इन व्यक्तियों को, इसके साथ साथ जो विदेशी व्यक्ति है और जो नागरिक है, उन दोनों को क्या है, ये सुरक्षा प्रदान की गई है आर्टिकल 22 का पार्ट 2। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है, व्यक्ति की जो हिरासत है वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ साथ
और मैं आपको बता दूं जो आर्टिकल 22 का पार्ट 2 है, इसमें जो निवारक नज़रबंदी वाले जो व्यक्ति है वो भी इसमें आते हैं, उन्हें भी ये अधिकार दिया गया है। तो व्यक्ति की जो हिरासत है वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती है जब तक कि सलाहकार बोर्ड क्या है इस बारे में उचित कारण न बताए, यानी गिरफ्तार करने का उचित कारण न बताए तब तक क्या है, और कौन ना बताए, सलाहकार बोर्ड ना बताए, तब तक क्या है 3 महीने से ज़्यादा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, चाहे वो शक की नज़र से किसी को गिरफ्तार क्यों ना किया जा रहा हो। बोर्ड में उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं उनका होना अनिवार्य है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए जो निरोध का आधार है, यानी गिरफ्तारी का जो आधार है कि व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया, उसके बारे में उस गिरफ्तार व्यक्ति को बताना क्या है इस अधिकार के अंदर इंक्लूड किया गया है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया, उसके बारे में उसे सूचना दी जानी चाहिए। हालांकि सार्वजनिक हितों के निरोध यानी कि किसी प्रकार से अगर वो जो सूचना है, किसी भी प्रकार से अगर वो सूचना है वह सार्वजनिक ना की जानी हो तो क्या किया जा सकता है, उसे छिपाया जा सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को निवारक रूप से उसे गिरफ्तार किया गया है, नज़रबंद किया गया है, तो अगर वह सूचना बताने से कुछ खतरा हो सकता है, देश को सार्वजनिक रूप से कुछ खतरा हो सकता है, उनके हितों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो उसे छिपाया जा सकता है। अब देखिए जो निरोध व्यक्ति है, निरोध यानी गिरफ्तार जो व्यक्ति है उसे यह अधिकार दिया गया है, वह क्या कर सकता है, गिरफ्तारी के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन कर सकता है कि उसे जो गिरफ्तार किया गया है वो सही प्रकार से किया गया है या नहीं किया गया है। अब देखिए और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इस आर्टिकल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो निरुद्ध व्यक्ति है उसे गिरफ्तार करने की मैक्सिमम अवधि कितनी है, 33 माह है, 3 महीने, परंतु जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा 3 माह से घटाकर 2 महीने कर दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो केवल 2 महीने तक क्या किया जा सकता है, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, परंतु इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। पर अभी तक क्या है उसे प्रभावशाली नहीं किया गया, अभी तक उसे प्रभाव में नहीं लाया गया है। इसी के साथ ये जो आर्टिकल था 22 तक हमारा स्वतंत्रता का अधिकार था कंप्लीट होता है।